दोस्तों, आप लोगों में से 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हॉरर टीवी को सब्सक्राइब कर दे। अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी थी, मानो कोई मशीन अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। मैंने कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन जैसे जमी हुई थी। तभी अचानक से कंप्यूटर से एक और संदेश उभरा, विनय, उसे छोड़ो मत। अब मेरे शरीर में जैसे खून जम गया था। ये कौन था? क्या अर्जुन अब भी यहाँ कहीं मौजूद था? मैं तुरंत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने कोई खड़ा था। उसकी आकृति अंधेरे में धुंधली दिख रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ थी। मैं कुछ कहने या समझने से पहले ही वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं थी, मैं जड़ होकर खड़ा रह गया। उस आकृति के पास आते ही मेरे कानों में हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तुम उसे रोक सकते थे। और ये शब्द बार बार गूंजने लगे। उस आकृति का चेहरा अब धीरे धीरे साफ होने लगा था, और मैं देख सकता था कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई डिजिटल एक्स जैसा था। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। अब मेरी धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां से भागने का रास्ता बंद हो चुका था। अब मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं उस रहस्यमयी ताकत के जाल में फंस चुका था। अब मेरे सामने खड़ी उस आकृति का चेहरा पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। वो इंसान नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो डिजिटल फाइल का कोई खराबी भरा रूप हो। उसकी आंखें खाली थीं और वो एक तक मुझे देख रहा था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी थीं, जैसे वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो, या फिर मुझे किसी अजीब तरीके से चेतावनी दे रहा हो। मेरे पास वक्त बहुत कम था, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक ख्याल बार बार घूम रहा था, अर्जुन। क्या ये सब अर्जुन से जुड़ा हुआ था? क्या उसकी मौत के पीछे भी यही रहस्यमयी ताकत थी? मैं सिक्योरिटी गार्ड की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे चारों ओर का माहौल इतना डरावना था कि मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। अचानक वो आकृति फिर से हिलने लगी। उसकी हरकतें अजीब थीं, मानो उसकी चाल इंसानी ना हो। उसकी हरकतें बेतरतीब, झटकेदार थीं, जैसे वो कोई पुरानी मशीन हो जो खराब हो रही हो। विनय, वो आकृति धीरे से बोली। उसकी आवाज़ जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह गूंज रही थी, जो टूटी फूटी हो। मेरे नाम का वो उच्चारण जैसे मेरे अंदर डर की एक और लहर पैदा कर रहा था। मैं एक कदम पीछे हट गया, लेकिन वो आकृति मेरे और करीब आ गई। मैं पीछे हटता जा रहा था, और मेरे शरीर में अब जैसे कोई जान नहीं बची थी। तभी अचानक से मेरे लैपटॉप की स्क्रीन फिर से चमकने लगी। मैं मुड़कर अपने डेस्क की तरफ भागा। लैपटॉप की स्क्रीन पर वही फाइल खुली थी जो पहले भी अजीब कोड दिखा रही थी, लेकिन इस बार स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, उसे जाने मत दो। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह संदेश किसके लिए था। क्या मेरे लिए, या उस रहस्यमयी आकृति के लिए जो अब भी मुझे घूर रही थी? तभी मुझे लगा कि वो आकृति अब मेरे पीछे खड़ी है, और मेरी सांसें रुक गईं। मैंने कांपते हुए धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वो आकृति गायब हो चुकी थी। कमरे में अब एक गहरी शांति थी, मानो सब कुछ थम गया हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात पक्की थी, यहाँ कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत हो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और सिक्योरिटी गार्ड के कमरे की तरफ भागा। मुझे लगा कि शायद वो मेरी मदद कर सके, या कम से कम इस जगह से मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद कर सके। जैसे ही मैं सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में पहुंचा, मैंने देखा कि वो अब भी वहीं बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थीं। भाई साहब, भाई साहब, मैंने जोर से पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास समय बहुत कम था। मैंने हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे गहरी नींद में था। मुझे समझ नहीं आया कि उसे अचानक क्या हो गया था। क्या वो भी उसी रहस्यमयी ताकत का शिकार हो चुका था? मैंने गार्ड की जेब से उसकी चाबी का गुच्छा निकाल लिया और सोचा कि शायद मैं एग्जिट के दरवाजे को खोल पाऊं। मैं तेजी से एग्जिट की तरफ भागा, और जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने चाबी को घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। मैं अब पूरी तरह से फंसा हुआ था। तभी अचानक से लाइट्स फिर से झपकने लगी। पूरे ऑफिस में एक बार फिर से वही अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मुझे लगा कि अब कुछ और बुरा होने वाला था। मैंने दरवाजे को फिर से धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मुझे लगने लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी मेरे फोन की स्क्रीन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया, अब तुम भी उसका हिस्सा हो। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। ये कौन था? कौन मुझे ऐसा मैसेज भेज रहा था? मेरे फोन की बैटरी लगभग खत्म होने को थी, और कोई नेटवर्क भी नहीं था। मैं अब पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और वापस अपने डेस्क की ओर भागा। मुझे लगा कि शायद लैपटॉप में कुछ सुराग होगा जो मुझे इस डरावनी स्थिति से बाहर निकाल सके। लेकिन जब मैंने लैपटॉप की स्क्रीन देखी, तो वहां पहले से खुली फाइलें गायब थीं। अब स्क्रीन पर सिर्फ एक बड़ा सा मैसेज चमक रहा था, तुम अकेले नहीं हो। अब मुझे साफ हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं था। इस ऑफिस में कोई अदृश्य ताकत थी जो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, या शायद मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। मैं जितना सोचता उतना ही उलझन में पड़ता जा रहा था। अचानक से मुझे अपने चारों ओर ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने पूरे कमरे का तापमान गिरा दिया हो। मैं कांपने लगा, और उसी वक्त मेरे पीछे से फिर से वही अजीब सी आवाज़ आई, विनय, अब लौटने का समय नहीं। मेरे पीछे से आई उस आवाज़ ने जैसे मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। मैं जमकर खड़ा हो गया था। आगे पीछे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मेरे पैर जवाब दे चुके थे, और दिमाग में सिर्फ डर और घबराहट थी। अब लौटने का समय नहीं, ये शब्द जैसे मेरे कानों में लगातार गूंज रहे थे, और मैंने महसूस किया कि कोई अजीब ताकत
मुझे अपने अंदर खींच रही थी। मैं धीरे धीरे पलटा, लेकिन इस बार मेरी नज़र सीधा उस आकृति पर पड़ी। वो अब और साफ दिख रही थी। चेहरा धुंधला था, लेकिन शरीर की आकृति इंसान जैसी ही थी। बस उसकी चाल और हरकतें असामान्य थीं। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, बिना किसी भाव के, जैसे खालीपन में घूर रही हूँ। वो आकृति मेरे ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मुझे कुछ पहचानने जैसा महसूस हुआ। कौन हो तुम? मैंने किसी तरह अपनी आवाज़ निकाली। मेरी आवाज़ कांप रही थी और अंदर ही अंदर मैं जानता था कि इसका कोई जवाब मुझे मिलना नहीं था। लेकिन तब भी मैंने पूछा। उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। अब मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। मैं तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वो पहले की तरफ बंद था। मैंने फिर से जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा हिल तक नहीं रहा था। उसी समय मेरे फ़ोन की स्क्रीन एक बार फिर चमकी और इस बार मैसेज पहले से भी ज़्यादा डरावना था। तुम मेरे हिस्से हो चुके हो। ये शब्द जैसे मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजे। मैं वापस मुड़ा और देखा कि वो आकृति अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरे शरीर ने जैसे पूरी तरह से जवाब दे दिया था और मैं अपने कदम पीछे लेने में भी असमर्थ था। हर कदम के साथ मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। मेरी आंखें अब उसकी खाली आंखों से नहीं हट रही थीं, मानो वो मुझे किसी गहरे अंधेरे में खींच रही हो। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक और मैसेज चमका। अर्जुन को रोको, वरना तुम भी फंस जाओगे। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। अर्जुन! मैं समझने की कोशिश करने लगा कि अर्जुन का इससे क्या संबंध हो सकता है। क्या वो आकृति अर्जुन की ही थी, या फिर अर्जुन किसी और डरावनी सच्चाई का शिकार हो चुका था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। तभी मुझे याद आया कि सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि अर्जुन रात की शिफ्ट के दौरान ही अजीब हरकतें करने लगा था, और आज मैं भी रात की शिफ्ट में था। क्या ये सब सिर्फ रात की शिफ्ट में ही होता था? मैं पसीने में नहा चुका था और मेरी आंखों के सामने वो आकृति अब और पास आ चुकी थी। वो आकृति अब मेरे करीब थी और उसकी उपस्थिति जैसे मेरे शरीर पर बोझ डाल रही थी। तभी वो अचानक रुक गई। उसके होंठ हिले और उसने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसे ही फंसाया गया था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर वार कर दिया हो। फंसाया गया था? इसका क्या मतलब था? क्या अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था? मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास वक्त बहुत कम था। मेरे सामने खड़ी वो आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन उसके जाते जाते मेरे कानों में उसकी आखिरी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अर्जुन का प्रोजेक्ट खत्म करो, तभी तुम बच पाओगे। अर्जुन का प्रोजेक्ट? मैंने याद करने की कोशिश की कि अर्जुन किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं तेजी से अपने डेस्क की तरफ भागा और कंपनी के प्रोजेक्ट लॉग्स को खंगालने लगा। मुझे कुछ मिनटों में ही अर्जुन का आखिरी प्रोजेक्ट मिल गया। AI डिबग वर्जन 3.2.4। ये एक बेहद जटिल सॉफ्टवेयर था जिस पर मैं भी कुछ महीनों पहले काम कर चुका था, लेकिन इसे कभी फाइनल नहीं किया गया था। मैंने फाइल को खोलते ही देखा कि उसमें कुछ अजीब कोड्स थे जिन्हें कोई भी समझ नहीं सकता था। कोड में कुछ लाइनें बार बार रिपीट हो रही थीं, और जैसे ही मैंने उन पर ध्यान दिया, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन फिर से ब्लिंक करने लगी। स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, ये ही तुम्हारा रास्ता है। अब मुझे सब समझ में आ रहा था। अर्जुन शायद इस प्रोजेक्ट में फंस चुका था और अब वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मैंने तेज़ी से कोड को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैं उसे सही करने की कोशिश करता, कोड अपने आप फिर से बदल जाता। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं और मेरी उंगलियां अब तेज़ी से कीबोर्ड पर नाच रही थीं। तभी पीछे से फिर वही आवाज़ आई, तुम बहुत देर कर चुके हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आकृति फिर से मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार वो और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। मैं वापस अपने काम में लग गया। मेरी एकमात्र उम्मीद यही थी कि अगर मैं अर्जुन के इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दूं, तो शायद मैं इस भयानक चक्र से बाहर निकल सकूं। लेकिन हर कोड लाइन जैसे मेरे खिलाफ काम कर रही थी। मेरी उंगलियां अब बेकाबू होकर कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, लेकिन कोड की हर लाइन जैसे मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी कर रही थी। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन फिर से ब्लैक हो गई। मैंने स्क्रीन पर घूर कर देखा और फिर एक आखिरी मैसेज उभरा, तुम अब इसका हिस्सा हो चुके हो। उसके बाद पूरे ऑफिस में घनघोर सन्नाटा छा गया। अब पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसर गया था। मेरे कानों में सिर्फ मेरी ही धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। कंप्यूटर की स्क्रीन अंधेरे में डूबी थी और मेरे चारों ओर एक अजीब सर्द हवा तैर रही थी। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं अब भी हकीकत में हूँ या किसी डरावने सपने में। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं भी उसी चक्कर में फंस चुका था जिसमें अर्जुन फंसा था? मैंने अपने आसपास देखा। हर चीज़ अब ठहरी हुई लग रही थी। वो आकृति जो मेरे पीछे खड़ी थी अब कहीं नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी मेरे अंदर गहरे तक था, जैसे किसी ने मेरी चेतना को जकड़ लिया हो। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा, वो अब भी पूरी तरह से जाम था। मैंने फिर से उसे धक्का देने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अचानक मेरे फ़ोन की स्क्रीन फिर से चमकी। इस बार मैसेज में सिर्फ 3 शब्द थे, अभी भागो मत। मैंने फ़ोन को ज़ोर से पकड़ लिया और स्क्रीन पर घूरने लगा। ये कौन था जो मुझे लगातार मैसेज कर रहा था? मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे और डर अब मेरे अंदर गहराई से समा चुका था। अब मुझे लगने लगा कि यहाँ से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। अर्जुन का प्रोजेक्ट, वो मेरे लिए अब आखिरी उम्मीद जैसा था। मैंने हिम्मत जुटाई और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। कंप्यूटर फिर से चालू हो चुका था और स्क्रीन पर वही कोड फिर से दिखने लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मैंने सोचा कि अगर इस कोड को पूरा कर दूं, तो शायद मैं इस बंधन से निकल सकता हूं। अर्जुन की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उसने कहा था कि उसे भी फंसाया गया था। क्या मैं भी उसी जाल में फंसने वाला था, या क्या मैं उस जाल को तोड़ सकता था? मैंने तेजी से काम शुरू कर दिया। कोड की लाइनें अजीब लग रही थीं,
लेकिन मैंने उन्हें समझने और सुधारने की कोशिश की। समय बीतता जा रहा था और मैं कोड में गहराई तक जाता जा रहा था। लेकिन हर बार जब मैं एक लाइन सही करता, कोई और कोड की लाइन अपने आप स्क्रीन पर उभर जाती। ऐसा लग रहा था कि यह कोड जिंदा है और मुझे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। एक समय पर मैंने अपने दिमाग को पूरी तरह से कोड पर केंद्रित कर लिया। मैं जितना इसे समझने की कोशिश करता, उतनी ही गहराई में जाता जा रहा था। यह कोई सामान्य कोड नहीं था। यह एक तरह से मानसिक जाल था जो इंसान को अपने भीतर फंसा लेता था। मैं समझ चुका था कि अर्जुन भी इसी कोड में फंसा था। शायद उसकी मौत इसी कोड की वजह से हुई थी। यह प्रोजेक्ट एक साधारण सॉफ्टवेयर नहीं था। यह कुछ और था जिसे समझना आसान नहीं था। जैसे जैसे मैं कोड की गहराइयों में उतरता गया, मुझे अपने चारों ओर अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन से एक अजीब सी लहरें निकलने लगीं और ऑफिस की लाइट्स फिर से झपकने लगीं। अब मुझे एहसास हो रहा था कि यह कोड सिर्फ डिजिटल नहीं था। यह कुछ और था जो इस दुनिया से परे था। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। मुझे इस कोड को ख़त्म करना ही था। मेरे हाथ तेज़ी से कीबोर्ड पर चलने लगे। मेरी आंखों के सामने अब सिर्फ कोड की लाइनें ही थीं और मेरा पूरा ध्यान इसे ठीक करने में था। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आई, मानो कोई भारी चीज़ गिर गई हो। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं था। ऑफिस के कोने में फिर से एक साया दिखा। वही आकृति जो पहले भी मेरे सामने आई थी, अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। उसकी आवाज़ में अजीब सा ठंडापन था और मैं फिर से जड़ हो गया। मैंने हिम्मत जुटाई और कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। कोड की आखिरी लाइनें अभी भी पूरी नहीं हुई थी। मुझे इसे पूरा करना ही होगा, वरना मैं भी उसी तरह फंस जाऊंगा जैसे अर्जुन फंसा था। मैंने अपनी सारी शक्ति जुटाकर काम में लग गया। आकृति अब मेरे बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। जैसे ही मैंने कोड की आखिरी लाइन लिखी, स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो गई। पूरे ऑफिस की लाइट्स बुझ गईं और मैं पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन को टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। तभी एक आखिरी मैसेज स्क्रीन पर चमका, अब तुम फ्री हो, लेकिन अर्जुन नहीं। उस मैसेज ने मेरी रूह कंपा दी। मैंने कंप्यूटर बंद किया और तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। इस बार दरवाजा खुल गया। मैंने बिना कोई समय गंवाए ऑफिस से बाहर कदम रखा। बाहर की हवा ने मेरे चेहरे पर जैसे सुकून पहुंचाया, लेकिन मुझे एहसास हो चुका था कि मैं भले ही उस रात के चंगुल से निकल आया हूं, लेकिन अर्जुन और उसकी कहानी अब भी इस ऑफिस के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। मैं ऑफिस से बाहर निकल आया था, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक भारीपन था। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मन के अंदर वो डर अभी तक थमा नहीं था। मेरी आंखों के सामने लगातार वही मैसेज घूम रहा था, अब तुम फ्री हो, लेकिन अर्जुन नहीं। मैं बाहर तो आ गया था, लेकिन अर्जुन की सच्चाई और उस कोड का रहस्य अब भी मेरे साथ था। मैंने कार में बैठकर इंजन चालू किया, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। हर चीज़ एक बुरे सपने जैसी लग रही थी, लेकिन ये सब सच था। क्या सच में मैं इससे बच गया था? क्या वाकई में अब सुरक्षित था, या ये सिर्फ एक और झूठी उम्मीद थी? जैसे जैसे मैं घर की ओर बढ़ रहा था, मेरे दिमाग में बार बार अर्जुन का चेहरा उभरने लगा। मैंने कभी उसे नहीं देखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानता था। वो एक प्रतिभाशाली इंजीनियर था, जिसने शायद उस कोड को समझने की कोशिश की जो इंसान को अपनी ही दुनिया में कैद कर लेता था। मैं घर पहुंचा, लेकिन अंदर कदम रखते ही महसूस हुआ कि मैं अब भी उस डर के साए से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज थीं और दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, अब क्या? कुछ मिनटों तक मैं वहीं पड़ा रहा। आखिरकार मैंने तय किया कि मुझे अर्जुन के बारे में और पता लगाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई हो। क्या वो सच में मर गया था, या फिर वो कहीं इस सॉफ्टवेयर के अंदर फंसा हुआ था? मैंने अपने लैपटॉप को फिर से खोला और कंपनी के प्रोजेक्ट फाइल्स में अर्जुन का नाम सर्च किया। मुझे अर्जुन की पुरानी ईमेल्स और कुछ पुराने चैट्स मिले जिनमें उसने अपने कुछ दोस्तों से बात की थी। एक ईमेल खासकर मेरी नज़र में आई जिसमें अर्जुन ने किसी को लिखा था, मुझे लगता है कि ये कोड कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा है। मैं इसे डेडलाइन से पहले पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाया तो शायद कोई और इसे समझे। उसकी ये बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी। क्या अर्जुन को पता था कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक मानसिक जाल था? और क्या उसने इस बारे में किसी और को बताने की कोशिश की थी? मैंने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए गहरी सांस ली। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी, अर्जुन ने जानबूझकर कुछ अधूरा छोड़ा था, शायद इस उम्मीद में कि कोई और इसे समझे और उसे बाहर निकाल सके। मैंने अर्जुन के आखिरी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड की। मैं उसे फिर से खोलने से डर रहा था, लेकिन मेरे अंदर अब एक अजीब सी जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। अगर अर्जुन कोड के अंदर फंसा हुआ था तो क्या मैं उसे बाहर निकाल सकता था? मैंने फिर से सॉफ्टवेयर को खोलने की हिम्मत जुटाई। स्क्रीन पर वही पुराने कोड्स दिखने लगे, लेकिन इस बार मैंने उन्हें और ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ने जानबूझकर कुछ सुराग छोड़े थे, जैसे वो किसी पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एक एक करके कोड की लाइनों को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था। इसमें कुछ ऐसे एन्क्रिप्शन थे जो मानसिक और डिजिटल दोनों तरह के स्तर पर काम कर रहे थे। जैसे जैसे मैं कोड को समझता गया, मुझे एहसास हुआ कि अर्जुन ने खुद को इसमें फंसा लिया था, लेकिन उसने एक रास्ता भी छोड़ा था, एक एग्जिट जो सही कोड डालने पर उसे मुक्त कर सकता था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या यह संभव था? क्या मैं अर्जुन को इस जाल से बाहर निकाल सकता था?
मैंने तेजी से कोड के अंदर छुपे हुए सुरागों को डिकोड करना शुरू किया। कई घंटे बीत गए और मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ती रहीं। आखिरकार मैं उस जगह पहुंच गया जहां अर्जुन ने एग्जिट कोड छिपाया था। मेरी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं और मेरी उंगलियां कांप रही थीं। ये आखिरी कदम है, मैंने खुद से कहा और फिर एग्जिट कोड को एंटर कर दिया। स्क्रीन पर अचानक से एक हल्की चमक आई और उसके बाद एक मैसेज उभरा, अर्जुन अब मुक्त है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या वाकई मैंने उसे बचा लिया था? स्क्रीन अब खाली थी और ऑफिस की भूतिया उपस्थिति का कोई निशान नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। मुझे एहसास हो गया था कि शायद मैंने सच में कुछ बदल दिया था। अर्जुन अब आज़ाद हो चुका था और शायद मैं भी। उस रात मैं पहली बार बिना किसी डर के सोया। मुझे लगा कि एक लंबे सफ़र के बाद मैंने अर्जुन को उसकी मुक्ति दिलाई थी और खुद को भी उस डरावने चक्र से बाहर निकाल लिया था। अर्जुन की कहानी अब खत्म हो चुकी थी और मुझे पता था कि वो जहाँ कहीं भी था अब शांति में था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।